This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashvani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Question hour. Question hour. Yes. Yes, Honorable Minister. Honorable Minister. As we have already seen, कल हमने देख लिया है सर कैसे ये मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहां तक मैं देख रहा हूं, सुना हूं, पढ़ा हूं और देखा हूं, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूं सर, ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूं। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर। राष्ट्रपति को अपमानित किया, ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्यवाही जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, I was dismayed to see the manner in which, I quote sir, I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है, तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी
कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में, हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। प्रश्न क्रमांक 181। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क सरकार की नई शैक्षिक नीति NEP को जन जन तक पहुंचाने की क्या योजना है? ख सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से किस प्रकार भारत को एक जीवंत, प्रबुद्ध समाज और विश्व ज्ञान की महाशक्ति में बदलने की योजना बना रही है? और ग क्या नई शिक्षा नीति के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर। श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the honorable minister is, what major steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी है। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में, SC महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब। और एसटी में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक। और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की ST कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। OBC में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में
हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 एक जुगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. The new education policy encourages the multilinguistic society and development of all languages and dialects in the country. What measures are being taken by the ministry to implement this paragraph of the policy, new education policy? Honorable Minister. साहब, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है और मोदी सरकार की यह फैसला है, एनईपी की ये परामर्श है, सभी मातृभाषा, सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है। भारत की जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उस शेड्यूल्ड लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने। बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है। बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की एआईसीटी के द्वारा पूरा 4 साल की कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन, लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया, उनके मार्गदर्शन से इस बार दूसरी बार भी हुई है। चेयरमैन साहब, अभी प्रधानमंत्री जी के एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा, वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, ओहमिया हो, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। Honorable members, I am greatly touched by your gesture. I do not represent an individual. I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the National Education Policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages. Considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages, including English, to implement the 3-language formula as prescribed in the new Education Policy 2020, and this was mentioned by the Education Ministry in response to an unstarred question on 21st December 22. What measures has the Union Government taken to enhance the training of the teachers under the NISHTA program? Honorable Minister. Chairman sir, education is in concurrent list, especially the school education. Primary responsibility is with respective state government, but in overarching mechanism, right, honorable member has rightly mentioned, in a post-corona, post-COVID process, Government of India has developed a digital module in the name of Nipun to capacitate or to upgrade the capacity of existing teachers. So NCERT and Ministry of Education is on this job. Diksha is a
teaching learning digital module for the school education. In that Diksha module, lot of new capacity building modules in many subjects are there. Any teacher of any state is free to avail that opportunity. I hope Honorable Member will advise his esteemed colleague in his respective state to guide and do some basic work without doing in the secondary work. Let them concentrate on the basic work of teaching learning methodology, because in his state, which is fortunately my own state, the dropout ratio is little bit alarming. For supplementary, Irana Kadadi. Honorable Member. धन्यवाद महोदय। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कर्नाटक में सीबीएसई विद्यालयों द्वारा कन्नड़ में शिक्षा देने हेतु क्या कार्य किया गया है और केंद्र सरकार के अधीन कितने विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में शिक्षा दी जा रही है? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मैं तो उसकी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की एकदम स्पेसिफिक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन मैंने पहला सप्लीमेंट्री में, कलिता जी की सप्लीमेंट्री में ये कहा कि आज सीबीएसई पहली बार भारत की सभी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की एक सर्कुलर दिया है, सब्जेक्ट टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि मैं एक्स भाषा में पढ़ना चाहता हूं 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, उस सीबीएसई स्कूल में आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कन्नड़ भाषा में भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you very much, sir. I must compliment the government, Honorable Prime Minister, who recently said every state language of our country is a national language. I am equally very proud when Honorable Education Minister today informed the House in Pune, Maharashtra, one engineering college running through the Marathi language actually. It is a very proud moment for us. Recently, Honorable Prime Minister has announced in Assam there will be medical colleges and language of the medical college will be Assamese also. I want to know from the Honorable Minister, is any roadmap is planning by your ministry to follow up this decision? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तहत आती है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा, पिछले 3 दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता है चेयरमैन साहब, जो कहते हैं वो करते हैं, खुद वो प्रैक्टिस करते हैं। उसकी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, विशेष करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के द्वारा चलाने वाले भाषिणी टूल को यूज करते हुए, सर भाषिणी का अर्थ है कि हमारी जो ट्रांसलेशन की दुनिया है, आप अभी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, उसको हम इंटरप्रेटर के माध्यम से अभी उसको अपनी भाषा में सुनते हैं, लेकिन अभी और प्रायर इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत की नौजवानों ने बना दिया है, आईआईटीज ने बना दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने उसको मदद किया है। भाषिणी टूल को यूज करते प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 दिनों में एक काशी तमिल संगमम में उन्होंने तमिल भाषाभाषी बच्चों को हिंदी में कहे, वो बच्चे पहला 5 मिनट को एकदम कुछ सेकंड्स के अंतराल में उसको उन्होंने तमिल में समझा। कल ऐसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत देश में विभिन्न बच्चों से बातचीत करते हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चेन्नई का गुवाहाटी आईआईटी में बैठा था। प्रधानमंत्री जी के साथ भाषिणी टूल को यूज करते हुए उनसे संवाद हुई है। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अगर आसाम में कहा है कि मातृभाषा में, अहमिया भाषा में भी मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी ये सरकार करके देगी, ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 182, डॉक्टर सोनल मानसिंह। प्रश्न क्रमांक 182, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश की स्कूली शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की
दर चिंताजनक रूप से अधिक है? ख. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं? और ग. यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उपरोक्त सुझावों के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? Honorable Minister. श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। Your answer is laid on the table of the House. First supplementary, Dr. Sonal Mansingh. What specific steps have been initiated by the government to reduce the dropout rate of girl students, specifically in schools of rural India, and how effective have been those initiatives in achieving goals? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, ये ड्रॉप आउट के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछी है। सर, उसको मैं दो हिस्से में उसके उत्तर देना चाहूँगा। एक तो स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। विशेष करके स्कूल एजुकेशन जो मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है, ये थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगह पे ड्रॉप आउट है। उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम, जो भारत सरकार की मेगा स्कीम है स्कूली एजुकेशन को मदद करने में, जिसमें लगभग हम 70,000 करोड़ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है विभिन्न राज्यों को। उसमें दो तीन इंटरवेंशन में कहना चाहूँगा। एक, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है। स्कूल में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट एक चुनौती है, इसलिए सारे विषय को स्पेशल इंटरवेंशन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरी, सब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम भारत सरकार की चलती है, जहां बच्चियों के लिए विशेष स्कूल शिक्षा की दिया जाए, ये भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया की खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है पीएम पोषण चलाने के लिए। यह एक प्रमुख कारण है देश की ग्रामीण और गरीब इलाका में बच्चे स्कूल में आए। उसको आगे ले जाने के लिए ग्रामीण इलाका में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स, इसकी भी एनविजन किया गया है। 14,500 स्कूल का भी देश में कम से कम सभी ब्लॉक में 1-2 स्कूल हो जाए, कम से कम एक स्कूल हो जाए, ये उसकी कल्पना है। मूल उद्देश्य है बच्चियों की ड्रॉप आउट रेशियो घटे। Second supplementary, Dr. Sonal Mansingh. Whether the dropout rate of country school and education is alarmingly high, if so, the steps that are being taken by government in view of the above suggestions, especially, sir, taking into account Beti Bachao, Beti Padhao, which has been going on for the past 10 years, and still if the dropout rate has not really come down as envisaged, what are the reasons and how do we address it? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, मैंने पहले सप्लीमेंट्री के अंदर इस सारे का विनम्रता से उत्तर देने के लिए कोशिश किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पहला क्वेश्चन में एक उत्तर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इन दिनों में पिछले 14-15 की तुलना में अगर आज हम 21-22 में उसकी कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, लगभग 25 से लेकर 50% की ग्रोथ 80% तक एसटी वुमेन में 50-80% तक ग्रोथ हुई है। ये एक, लेकिन एंट्री होने के बाद उसको कंटिन्यू करके ड्रॉप आउट ना हो, ये एक चुनौती है। हम सभी को मिलकर इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड का जो स्कूल एजुकेशन में, ये महामारी के कारण ज़्यादा हो रहे हैं और कितना ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इसके कारण, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है आंखों के देख ये सामने रख के कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था मैकेनिज्म किया जाए जो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं रूरल एरिया में ये महामारी के चलते वो सब रोका जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर। कुल चुनौती वही है कि बच्चियों को हाथ पकड़ के स्कूल तक ले आना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने
खुद एक कार्यक्रम लेते थे। गर्मियों के दिनों में वो खुद जाते थे, कोई एक ब्लॉक में बैठते थे 3 दिन और उसमें गांव-गांव घूमते थे। बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो उस इलाका में बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, उन गौरव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के नाते जाते थे। आज भी वो व्यवस्था वहां जारी है। जो गुजरात से सदस्य मित्र आते हैं, उनकी सभी के अभ्यास है, साला को निमंत्रण देने के लिए वो जाते थे, न्योता देने के लिए। समाज के सभी लोगों की दायित्व है बच्चियों को स्कूल तक ले आना, उनको हाथ पकड़ के एक 12वीं तक और हायर एजुकेशन तक ले जाना। बच्चियों की वैज्ञानिक प्रमाण होती है, जब बच्चों के लड़के और लड़की के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है, लड़कियां अनडाउटेडली अव्वल नंबर आते हैं, ये प्रमाणित हुआ है। लेकिन जो हमारे देश की सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है, उसमें समाज जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों की दायित्व है उसको आगे से नेतृत्व करना। 4th सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार। As per the union government and the national education policy, they wanted to promote all regional languages and particularly in primary education. As far as the Andhra Pradesh is concerned, the government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium in a primary education also, which is a mandatory. Due to that decision, dropouts are more in the state of Andhra Pradesh. Whether the union government has taken any steps to advise the state government to continue the regional language Telugu medium in the primary education. Honorable Minister. It's a very dynamic question and it's a good question also, it's a pertinent question. Government of India, as I said in my previous answers, Prime Minister is very clear on certain issue. All regional languages, all mother tongue oriented languages are national language. So there is no disparity. The child should read and write in the mother tongue. There is no second opinion. The language he is first time listening or uttering the word in the language, he should continue with that language for writing. There is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But according to my information, I had been to Andhra. I have seen a very unique model in Andhra. In the textbook of Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra textbook. A student through a smart device can read that in local Telugu language also. So education technologies are very dynamic, new things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother tongue. There is a consensus, there is no second opinion on that. 5th supplementary, Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं और जो उसके कुरिकुलम है, उसके पाठ्यक्रम हैं, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो एनसीईआरटी क्या उसमें एक रूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ एक छोटा सा मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इस एक रूपता के साथ एक बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा और झारखंड के बच्चे की शिक्षा या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है। Honorable Minister, it is more of a suggestion. मैं वही कहने वाला था इसे, लेकिन जो अभी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनी थी। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने अपना काम पूरा करके सिलेबस और टेक्स्ट बुक बनाने की काम शुरू हो गया है। अभी एनसीईआरटी सारे राज्यों सरकारों के एनसीईआरटी को साथ लेते हुए नई सिलेबस और टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहा है। 1-2 साल लगेगा। ये सारे में जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है, यही सारा विषय अकोमोडेट किया जा रहा है और भी विषय को अकोमोडेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, श्री नरेश बंसल। प्रश्न संख्या 183 क पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मानवीय चूक
और प्राकृतिक आपदा के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई, विशेष रूप से उत्तराखंड में भूस्खलन, वाहन के सड़क से उतर जाने, वाहन के गहरी खाई में गिरने आदि के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है। ख, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की है। घ, यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है। अंगा, क्या दुनिया भर में दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और च, यदि हाँ तो मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार से लागू करने की योजना बना रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नरेश बंसल। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, चूँकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती हैं और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे डीपीआर में डिज़ाइन आता है, पर हमारा डीपीआर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरेन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर 4 धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं। टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो 4 धाम है यात्रा है रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है। ये भी प्लानिंग किया गया है।
फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are a lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing, and now unfortunately it is very bad for the government and for me also as in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14%, and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior actually we need to change the mindset up, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem. So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we will get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. Fourth supplementary, Sri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeeding. But when the speed is high, at the same time the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream. That is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeeding. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km/h.
And now, particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still, there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan, and when the road is designed for 120 kilometer, and there is because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 kilometer, and people have to pay the fine. So there is it's a problematic situation where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Sir, just now Minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers? Some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come. We have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also, in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But by giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him, and by which then certify him how to get the license. We are trying, sir, taking a lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you, because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Question number 184, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. प्रश्न संख्या 184। क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों और किसानों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक समितियां स्थापित करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार की तमिलनाडु के नामक्कल जिले में जिला सहकारी बैंक स्थापित करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? Honorable Minister. BL वर्मा, सहकारिता राज्य मंत्री। श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है, वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है, और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है,
और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। 4 सप्लीमेंट्री श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे और पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। 5th सप्लीमेंट्री श्री दीपक प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क्या पहल की गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से ग्रामीण सहकारी बैंकों की बात अभी की है, तब मैं कह सकता हूं कि जब से सहकारिता मंत्रालय हमारे भारत सरकार में बना है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी के लिए पहले सहकारिता मंत्री को दी गई। बैंकों में बहुत सारे इस प्रकार के व्यवधान आते थे तो कई प्रकार की कठिनाइयां जनता को, किसानों को होती थी, लेकिन बहुत से टैक्स से संबंधित इशू होते थे, उनका सरलीकरण करने का काम किया है। बहुत से टैक्स के इशू थे, उनको खत्म करने का काम भी किया है। और जहां तक ग्रामीण सहकारी बैंकों का सवाल है क्या क्या, तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंक बोर्ड अनुमोदित नियमों के माध्यम से अब तकनीकी राइट ऑफ के साथ साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आवास ऋण की सीमा जो पहले थी उससे हमने 2.5 गुना बढ़ा करके उसको 35 लाख से 75 लाख तक करने का काम किया है। और साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकें जो वाणिज्य रियल एस्टेट रियासी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम हो सकेंगे और इसमें न केवल हम व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता मिलेगी बल्कि बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ इसमें मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का काम भी किया है, जिससे प्रोडक्शन चरण के पहले 3 महीनों में ये सुविधा निःशुल्क इसमें ले सकेंगे
इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85% तक जोखिम कवर करने का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को अब भी सहकारी बैंकों को कॉलेट मुक्त ऋण देने का काम भी किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 188 श्री एस सेल्वागन बाथी। प्रश्न संख्या 188। क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान फास्टैग से हुए लेन देन का माहवार ब्यौरा क्या है? ख क्या उक्त संख्या का राज्यवार रिकॉर्ड उपलब्ध है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग कुल लेन देन की तुलना में फास्टैग से हुए लेन देन का अनुपात कितना है? और घ फास्टैग द्वारा किए जा रहे लेन देन में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री एस सेल्वागन बाथी। Thank you, Chairman, sir. I would like to ask the Honorable Minister, although fast-track transactions are connected to the bank accounts, multiple deductions are occurred some of the travelers into some toll plazas. Is there any mechanism to control such a double deduction? Honorable Minister. Honorable Speaker, when we receive any complaint, we have a special cell. Immediately we are taking action and giving relief to the people. But now the software is well established. Probably the problem is very less, but somewhere if it is a problem, we have already resolved the grievances and we will find out the way out. Second supplementary Sri S. Selvagan Bathi. Thank you, Chairman, sir. Whenever a vehicle crosses a toll plaza, immediately the amount will be deducted from the bank account and the message will be sent to the customer. But sometimes the messages will be received in the next day only. Is there any possibility to say that the messages reaches the travelers within 1 hour or half an hour time? Sir, Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the system is established by which NPCI refunds procedure is there, and the money within 7 days they are refunding the money, and already the system is established. And if suppose after that if there are some problem, they can directly complain to NHI authority, sir, we will resolve the issue. Sometimes there is a problem because of network delay. Somewhere the frequency is a problem. So that is to be a technical problem. We are trying our level best to resolve this issue. But anywhere any problem is there, by receiving the complaints with the appropriate authority, we resolve the issue. And if anywhere the problem is there, people can come to NHI and we will have a special section where we will take the decision. Third supplementary Sri Thambi Durai. Chairman, sir, I want to know through you, sir, Honorable Minister, regarding the fast track. Toll plazas, when they are using fast track, many places not properly working. Because the vehicles are standing for a long time, they are putting technically whatever even the minister says, that fast track is not properly functioning and a lot of crowds are. Whether the minister aware all these things, take necessary action to see that this can be rectified and the vehicles can be easily moved, that I want to know, sir. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the penetration of fast track in the country is 99%. Fast track issued more than 8 crores. Average daily collection through FASTag is 187 crore. The number of FASTag transactions in 2023 is 286 crore, and proportion of FASTag transaction via wise to total transaction 97%. Sir, actually because of the FASTag, the 92% increase in toll revenue since FASTag, it is an advantage of 7,000 to 8,000 crore per year. Now earlier waiting time at toll plaza was 12 minutes. Now with the fast track waiting time coming to 47 seconds, 93% reduction. But because of connectivity problem, there are somewhere we are facing some technical problem, and now we are resolving that. But I am giving assurance to the honorable member that now we are moving towards a new technology, and that is to be more important.
and that technology is of world standard. We have already completed the pilot project in Delhi-Mumbai highway and peripheral ring road of Delhi. The location-based pay as you use. If you are using only 10 kilometer, but because of distance in the toll, you have to pay the price for complete road. But now by this system, whatever the road which is used by the consumer, only that much amount they have to give. So location-based pay as you use, road tolling mechanism. A pilot was carried by NHAI in 2020 along with Delhi-Mumbai corridor. That is the satellite-based tolling ensures no losses to NHAI or concessionary. Now here is the advantage that presently the expenditure for collecting tolls to a fast track is 12%. By this system, we will reduce this cost 2 to 3%. There is an advantage of 10,000 crore. And by using the system, there is an estimate that we will increase again toll by 5 to 6,000 crore. So 15 to 16,000 crore will be more revenue to NHAI by the system. We are now moving towards that, and now we are planning to move in the direction that there will be a joint venture of the nationalized bank and the technology provider, and that joint venture will take the responsibility for implementation of this new system. We are in the process, and before March, we are very much keenly interested to start this system in the whole country, and which will be beneficial to the people. 100 times it will be useful for NHAI and the government to increase the toll by 15,000 crore per year. Shri Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity again. Thank you so much, sir. Sir, Honorable Minister is a very dynamic minister who believes in technology and taking up technology to the last mile. And I'm sure Honorable Minister is also aware that there are many technologies now that are coming up where you do not have to go through a fast tag. There are these monitors that are there on the national highways itself. And as you cross those monitors, automatically the tags that you have, it gets deducted. You do not have to go through a toll plaza at all. Going forward with the Honorable Minister, because of the new highways that he's building, consider putting them on a pilot basis so that the vehicles don't have to stop at all at a toll plaza, and toll plazas would be history. Thank you, sir. Honorable Minister. Sir, whatever the Honorable Member is suggesting to me, on the same basis, by taking the available best technology in the world and considering your spirit which you are giving me as a suggestion, on the same way, we are on the same line, and before March end, we will give this type of good service to you and the people of our country. Question number 189, Shri Dheeraj Prasad Sahu. प्रश्न संख्या 189। क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले 3 वर्षों में देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें सड़कों पर हुई मौतों की राज्यवार संख्या कितनी है? ख सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए नई नीतियां, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप और जागरूकता अभियानों के सहित क्या उपाय किए गए हैं? ग पिछले 3 वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी पहल के लिए किए गए बजटीय आवंटनों और व्यय का ब्यौरा क्या है? और घ सड़क दुर्घटनाओं और सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है और लागू किए गए उपायों का क्या परिणाम निकले? Not present. Honorable Minister. Honorable members, we follow rules in this house. Only those members who have been suspended, their questions are cancelled. But those members, by virtue of their absence for whatever reason, have not come to be suspended, they were not part of disorder, their questions are read. Okay. Honorable Minister. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जवाब पटेल पर रखा। Supplementary, Shri Bhubaneswar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, sir. The question is basically the road accidents and road safety, and particularly in the national highways. I understand, and the Honorable Minister has announced a very ambitious plan to have underwater highway in Assam, in Brahmaputra. And already concept paper has been drawn already, and the DPR is going to be drawn, and it has been given to an agency
whether this aspect of accident and safety will be the priority and premier condition in that. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, our automobile industry is the fastest growing industry in the world. When I taken charge as minister, our number was 7. And the total size of the industry was 7.5 lakh crore. Now presently the size of the industry is 12.5 lakh crore. And this is number is, now we just surpassed Japan and our number is 3rd. So first is China, second is USA and third is India. And our ambition of our government under the leadership of Prime Minister Modi ji that within 5 years we will be number 1 in the world. Sir, one side the automobile number is increased. The industry is very important because this is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state and central government. This is, I am giving complete. This is the industry which is giving 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which have maximum export. Now the problem is that at the same time when the automobile number is increased, population is increased, we need to increase the road length. And for that reason we are using different type of modes, different type of technology. And some of the technology we are using ropeway, cable car, funicular railway, electric bus. Somewhere we are developing waterways, somewhere we are using amphibious seaplane, somewhere you are making some roads like under the water also. So the new technology which is available in the world, on the basis of that we need to improve our transport system. And a project which is suggested by Honorable Member, it is under consideration and we will work on it. Srimati Seema Dwivedi, last supplementary. सभापति महोदय, मैं अपने माननीय विद्वान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके नित्य नवीन अच्छे प्रयासों से दुर्घटनाओं में कमी आई है और कई प्रांतों में हमारा उत्तर प्रदेश भी है जिसमें दुर्घटना में कमी आई है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि NHI में जो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें एक प्रमुख कारण होता है हमारा आवारा पशु जैसे कि नीलगाह। नीलगाह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बहुत बड़े दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से ही माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या NHI पर जो नीलगाह जैसे जानवर के आने से दुर्घटना होने की बढ़ोतरी होती है, क्या उनको रोकने के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बता रही है वो प्रॉब्लम है। एक तरफ हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दूसरी ओर लोग जानवर लेके रोड पर घुसते हैं। अभी मैं ग्वालियर से गया था तो दतिया तक पूरे रोड पर रात को जानवर छोड़ दिए थे और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विशेष रूप से रोड के बाजू में वो पुराने जो भैंसों और गाय को लेकर तबेले जो खड़े हैं वो कभी भी उनको छोड़ के दे देते हैं और रात को स्पीड से गाड़ियाँ जाती है, अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं। तो राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोड के ऊपर जो कानून और सुरक्षा है उसको रखने की है। पर मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इको फ्रेंडली बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं ताकि ये ना आए। और दूसरी सबसे अच्छी बात, आपके ही प्रदेश में आदरणीय स्पीकर महोदय, आपको भी अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ राजस्थान में जो जंगल है तो हमने जंगल ऊपर है और अंदर से हमने एक टनल बनाई है ताकि ऊपर में प्राणी जा सकते हैं और नीचे से ट्रैफिक जाएगा। हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच में पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सकते। पर ये करने के लिए खर्चा खूब लगेगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था सभी गृह मंत्री जी को कि भाई आप ये जो जानवर रात को छोड़ देते हैं, ये जो आदत है गांव में, ये कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाइए तो इसमें से कुछ ओवर। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.